मैं अभी डिस्कस करने लगा हूँ हीमोक्रोमेटोसिस। हीमोक्रोमेटोसिस अगर हम इसका लिटरल मीनिंग देखें तो हीम का मतलब होता है ब्लड, क्रोम मींस कलर एंड ओसिस मींस डिजीज। इसका मतलब है कि आयरन ओवरलोड हुआ होता है हमारे ब्लड के अंदर, ठीक है। और नॉर्मली हमारे बॉडी आयरन कितना होता है, अगर हम नॉर्मल लेवल की बात करें तो वो तकरीबन होता है 3 से 4 ग्राम, 3 to 4 ग्राम्स, ठीक है। ये हमारे अंदर आयरन की जो है वो अमाउंट होती है। उसके अलावा नॉर्मली आयरन कहाँ पे पाया जाता है हमारी बॉडी के अंदर, अगर हम देखें तो स्टोरेज फॉर्म में, फेरिटिन की फॉर्म में या हीमोसिडेरिन की फॉर्म में आयरन होता है। उसके अलावा आयरन जो है वो ट्रांसफेरिन के साथ भी बाउंड किया होता है एंड इट इज आल्सो प्रेजेंट इन हीमोग्लोबिन एंड आल्सो प्रेजेंट इन अदर एंजाइम्स एंड प्रोटीन आल्सो। और ट्रांसफेरिन इनमें क्या है, ट्रांसफेरिन एक ऐसा ट्रांसपोर्टर है जो कि आयरन को हमारी सर्कुलेशन के अंदर लेके जाता है। तो ये हो गया आयरन का जो है वो अमाउंट है हमारे बॉडी के अंदर कहाँ कहाँ पे है। और उसके अलावा उसके बाद हम डिस्कस करते हैं फिजियोलॉजी इसकी नॉर्मल, जो हमारे अंदर आयरन इनटेक या उसके बाद जितना भी फिनोमिना होता है उसकी क्या फिजियोलॉजी है। तो सबसे पहले आयरन लेट्स सपोज हम डाइट के थ्रू लेते हैं। तो आयरन हमारे जीआईटी के अंदर आते हुए ड्यूडिनम पे जब आएगा तो ड्यूडिनम पे हमारे पास होते हैं अगर हम देखें तो इंटेरोसाइट्स होते हैं। ड्यूडिनल जो सेल्स होते हैं वो इंटेरोसाइट्स होते हैं। उसके अलावा और इसके अंदर दो तरह के हमारे पास गेटवे या चैनल्स आप कह सकते हो होते हैं, जिसमें एपिकल जो गेटवे होता है वो उसको हम कहते हैं DMT1, जिसके थ्रू आयरन जो है स्टमक से होते हुए जब ड्यूडिनम पे पहुंचेगा तो वो इसके थ्रू यहाँ पे आयरन जो है वो इंटर होगा और यहाँ पे इसका क्या होगा, डेपोजिशन स्टार्ट हो जाएगी आयरन की, ठीक है। यहाँ पे डेपोजिशन स्टार्ट हो जाएगी और उसके बाद क्या होगा, उसके बाद हमारे पास एक डिस्टल पार्ट पे, इंटेरोसाइट के डिस्टल पार्ट पे एक और गेटवे या चैनल होता है जिसको हम कहते हैं फेरोपोर्टिन। इस फेरोपोर्टिन के जरिए क्या होगा कि जब रिक्वायरमेंट होगी ब्लड के अंदर तो वो आयरन क्या है वो नीचे की तरफ मूव करेगा, ठीक है। ये आयरन नीचे की तरफ मूव करना स्टार्ट कर दिया। उसके बाद फेरिन, ट्रांसफेरिन एक ट्रांसपोर्टर होगा जो कि इस आयरन को जो है वो प्लाज्मा के साथ कंबाइन कर देगा, यानी कि ब्लड सर्कुलेशन के अंदर डाल देगा। उसके बाद क्या होता है कि आयरन का जो फ्लो है या कंजम्पशन है वो 75% होती है ब्लड सर्कुलेशन के अंदर, ठीक है। 75% होगी ब्लड सर्कुलेशन के अंदर। उसके अलावा जो 25% है वो 25% के जो है वो जाएगी कहाँ पे, लीवर के अंदर जाएगी। और लीवर में हमारे पास होता है एक प्रोटीन होती है हेप्सिडिन। हेप्सिडिन का नॉर्मल फंक्शन क्या होता है कि ये अगर यहाँ पे भी डेपोजिशन हुई है क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन से इधर लीवर में आ गई आयरन, तो इधर डेपोजिशन हुई है। तो अगर तो इधर इसकी तादाद ज्यादा है आयरन की तो हेप्सिडिन जो है वो सीरम आयरन को लो करेगा, इसका नॉर्मल फंक्शन है ये इसको लो कर देगा, ठीक है। उसके बाद की कॉजेज, पहली जो प्राइमरी कॉज है वो है HFE जीन म्यूटेशन। HFE जीन म्यूटेशन क्या है, ये हमारे पास एक क्रोमोसोम नंबर 6 होता है, क्रोमोसोम नंबर 6 के ऊपर ये HFE जीन होती है जो कि म्यूटेट हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जैसे आयरन जो है वो ओवरलोड ज्यादा हो जाता है। और इस म्यूटेशन की वजह से क्या होगा कि जो हेप्सिडिन है ये म्यूटेशन हेप्सिडिन को क्या करेगी, इनहिबिट कर देगी, ठीक हो गया, हेप्सिडिन को इनहिबिट कर देगी। और नॉर्मली अगर हम देखें तो हेप्सिडिन क्या कर रहा था, सीरम आयरन को लो कर रहा था। किस तरह से लो कर रहा था, ये हमारे पास है फेरोपोर्टिन, ठीक है। इसका काम था कि इंटेरोसाइट से आयरन को नीचे की तरफ लेके आना, ठीक है। तो ये नॉर्मली इसको इनहिबिट करता है, हेप्सिडिन जो है वो फेरोपोर्टिन को इनहिबिट कर देगा ताकि आयरन का जो फ्लो है वो ना हो और ये जो इसका नॉर्मल फंक्शन है वो इसको परफॉर्म करे, यानी कि सीरम आयरन को लो कर दे। लेकिन जब इसके अंदर म्यूटेशन हो जाएगी तो क्या होगा, म्यूटेशन जो है वो हेप्सिडिन को इनहिबिट कर देगी। अब जो हेप्सिडिन का नॉर्मल फंक्शन क्या था, उसने फेरोपोर्टिन को इनहिबिट करना था ताकि आयरन ओवरलोड ना हो, तो जाहिर बात है वो फिर काम ही नहीं करेगा। तो जिसकी वजह से ये प्राइमरी कॉज हमारे पास क्या होगी, HFE जीन म्यूटेशन, इसकी वजह से आयरन ओवरलोड हमारी ब्लड के अंदर ज्यादा हो जाएगा। उसके बाद हम आ जाते हैं कॉज के अंदर, क्रोनिक लीवर डिजीज आ गया। क्रोनिक लीवर डिजीज के अंदर भी हमारे पास यहाँ पे अकोमोलेशन ज्यादा होगी क्योंकि हेप्सिडिन के साथ इशू हो जाएगा।
तो जिसकी वजह से आयरन ओवरलोड हो जाएगा। इसी तरह हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन करेंगे, ठीक है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन के थ्रू भी। अब यहाँ पे एक और बात है, ठीक है, और वो बात क्या है, अब जो 70 मैंने आपको 25% वाला पाथवे तो बता दिया, अब 75% वाला पाथवे किस तरह से काम करेगा। पैराप्रोटीन के जरिए ब्लड सर्कुलेशन के अंदर 75% आयरन हमारे बॉडी का आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे अगर इसकी ज्यादा है तो ये क्या करेगा, अब ब्लड के अंदर जाहिर बात है हमें रेड ब्लड सेल्स भी चाहिए ना, तो ये एरिथ्रोपोइसिस स्टार्ट करवा देगा बोन्स के अंदर, एरिथ्रोपोइसिस होगी इसकी, ठीक है। और अब आपको पता है कि आरबीसी का जो नॉर्मल लाइफ स्पैन होता है वो कितना होता है, 120 डेज, ठीक है। 120 डेज के बाद आरबीसीज जो है वो डिस्ट्रॉय होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो किसके थ्रू डिस्ट्रॉय होंगे, रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम, स्प्लीन वगैरह, इसके थ्रू जो है आरबीसीज डिस्ट्रक्ट हो जाएंगे। और फिर क्या होगा, वो आयरन जो है वो दोबारा रिसाइकल हो जाएगी, रिसाइकल होके कहाँ पे आ जाएगी, नॉर्मल सर्कुलेशन, और सो ऑन एंड सो फोर्थ, जिस तरह कहते हैं कि प्रोसेस इसका चलता रहेगा, ठीक है। ये बात मैंने आपको बता दी। उसके बाद मैं बात करने लगा था ट्रांसफ्यूजन की। अब हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं तो उसमें भी जो है वो जाहिर बात अगर हम ब्लड दे रहे हैं तो उसमें भी आयरन की मिकदार ज़्यादा है, और जो है आयरन जो है वो पेशेंट के अंदर नॉर्मल होगा या इतना होगा कि हम उसको एक्सेसिव बाद में दे देंगे, तो जिसकी वजह से आयरन ओवरलोड बॉडी के अंदर ज़्यादा हो जाएगा। उसके बाद सिडरोब्लास्टिक एनीमिया है, इसके अलावा एप्लास्टिक एनीमिया है, तो इसमें भी हम अनीमिया होता है तो हम जाहिर बात ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं, तो जिसकी वजह से आयरन ओवरलोड हो सकता है, ठीक है। उस सिम्टम्स पे आ जाते हैं, ये सिम्टम्स में क्या काज करेगा, और उससे सिम्टम से आने से पहले मैं एक बात यहाँ पे और ऐड करूँगा कि अब आयरन जो हमारे बॉडी में ओवरलोड हो गया है, ठीक है, अब वो हीमोग्लोबिन के साथ भी अटैच हो गया है, तो जाहिर बात है हीमोग्लोबिन जो है वो सैचुरेटेड हो गया, एक्सेसिव आयरन है वो कहाँ पे जाएगा, वो जाहिर बात है वो जो हमारे बॉडी के अंदर सिट्रेट्स होंगे, ठीक है, हमारे बॉडी के अंदर एसीटेट्स होंगे, उनके साथ जाके अटैच हो जाएगा, और इनको हम कहते हैं नॉन फेरेटिन बाउंड क्या आयरन, नॉन फेरेटिन बाउंड आयरन, जो क्या एक तो नॉर्मली फेरेटिन के साथ बाउंड हुई है आयरन, लेकिन ये नॉन फेरेटिन बाउंड आयरन यानी कि एसीटेट होंगे और क्या होंगे, सिट्रेट होंगे। तो ये हमारे जो बॉडी ऑर्गन है डिफरेंट, उनमें जाके अकोमुलेट होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो उसके बाद सिम्टम्स हम क्या फेस करेंगे या जो पेशेंट है वो क्या फेस करेगा। जॉइंट्स के अंदर अगर हम बात करें तो पेशेंट को आर्थराइटिस हो जाएगा, ठीक है, नॉर्मल सिम्टम्स की अगर हम बात करें तो आर्थराइटिस हो जाएगा। पिट्यूटरी ग्लैंड की अगर हम बात करें तो क्या होगा, हाइपोथायरॉयडिज्म हो जाएगा, हाइपोथायरॉयडिज्म हो जाएगा पिट्यूटरी ग्लैंड में अकोमुलेशन की वजह से। हार्ट की अगर हम बात करें तो क्या होगा, रिस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी हो जाएगी, रिस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी या फिर डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी, ठीक है, ये हार्ट से रिलेटेड हो गया। अब लीवर में अगर हम आ जाएं तो लीवर में क्या होगा, लीवर में हो जाएगा सिरोसिस हो जाएगी, लीवर सिरोसिस हो जाएगी। इसी तरह हम पैनक्रियाज में आ जाएं तो इस पैनक्रियाज को जब ये अफेक्ट करेगा तो क्या होगा, हमारे पास डायबिटीज मेलिटस हो जाएगी, ठीक है। उसके अलावा एक स्किन की अगर हम बात करें तो ब्रॉन्जिंग स्किन होगी, और हमें टर्म से भी हमें वाजे हो रहा है हीमोक्रोमेटोसिस, ठीक है। और ये तो खैर ब्लड से रिलेटेड है कि मतलब ब्लड का थोड़ा बहुत कलर चेंज होगा, लेकिन यहाँ पे अगर हम उसको थोड़ा रिलेट करें तो ब्रॉन्जिंग ऑफ स्किन भी हो जाएगी, ठीक है, पिगमेंटेड स्किन हो जाएगी। अगर हम गोनेड्स की बात करें तो ये एट्रोफी करवा देगा गोनेड्स की, ठीक है, एट्रोफी करवा देगा। अब ये थे सिम्टम्स, ठीक है। अब डायग्नोज की अगर हम बात करें, डायग्नोज में हम फेरेटिन का टेस्ट करेंगे तो फेरेटिन का लेवल जो है वो ज़्यादा हुआ होगा, ठीक है। उसके अलावा हम एमआरआई करेंगे, एमआरआई में हम टिश्यूज़ में अगर देखेंगे, क्योंकि ये इसने ऑर्गन को अफेक्ट किया है, तो टिश्यूज़ में अगर हम देखेंगे तो आयरन का लेवल ज़्यादा हुआ है, ठीक है। उसके अलावा फ्लेबोटॉमी हम करेंगे मतलब डायग्नोज के लिए। उसके अलावा ट्रीटमेंट में भी फ्लेबोटॉमी ही है। फ्लेबोटॉमी, अब ये क्या चीज़ है, फ्लेबोटॉमी में जो है हम ब्लड वेसल लेंगे और उससे जो है वो ब्लड को निकाल देंगे, ताकि जो एक्सेसिव अमाउंट ऑफ आयरन है वो क्या है वो ख़त्म हो जाए और जो है वो कंडीशन नॉर्मलाइज हो जाए।